ह्यूमन ह्यूमन की वजह से आपके आपके जितने भी नहीं फार्म्स। एक्चुअली फातिमा नहीं, हाँ जी फातिमा जी आप बेशक। जी मैं वो कहना चाह रही थी कि मैंने अर्बन फार्मिंग का जो टॉपिक था ना, उस तरह से लिखा था कि मैं अर्बन फार्मिंग की वजह से उसकी हमारे एनवायरनमेंट पे और इकोनॉमी पे किस तरह से कंट्रीब्यूशन हो रही है, मैं उस चीज को डिस्कस करना चाह रही थी ठीक है, तो बेसिकली फिर ना। अब ये तो ये अर्बन फार्मिंग का टॉपिक नहीं होगा, इसमें वो पोटेंशियल को डिस्कस किया जाएगा जैसे आप कह रही हैं। लेकिन ये लेकिन सारी चीजें, हाँ, है, हाँ लेकिन चलिए। बात सिर्फ इतनी सी है। बात सिर्फ इतनी सी है कि टॉपिक जो होता है ना वो हमेशा से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। आपका टॉपिक पढ़ते ही ना आपके रीडर को पता चलना चाहिए। आप समझो कि आप लोगों ने जो यहाँ पर लिखना था ना, ये अब मैंने ये देखना था कि आप लोगों का लिखने का स्टाइल क्या है, ठीक है। तो टॉपिक क्या है वो आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि टॉपिक मैंने आप लोगों पे छोड़ा था। ये टॉपिक आप जो भी अपनी मर्जी से ले सकते हो। इसमें बेसिकली मैंने सिर्फ एक चीज चेक करनी थी कि आप लोग कितना रीडर को बता सकते हो। अब अगर मैं ये टॉपिक पढ़ती हूँ, ठीक है, आप समझो मैं एक लेमैन हूँ, अब मैं अपनी तरफ से ये सोच रही हूँ कि हाँ हो सकता है इसके अंदर जो है वो इन्होंने पोटेंशियल डिस्कस किया हो, या हो सकता है इन्होंने कंट्रीब्यूशन डिस्कस की हो, इन्वायरमेंट की कंट्रीब्यूशन या इकोनॉमिक, ये मैं अपनी तरफ से सोच रही हूँ, ठीक है। आप लोगों में से बाकी जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो भी यही सोचेंगे कि अच्छा इस टॉपिक के अंदर ये हो सकता है, ठीक है, या इस रिसर्च के अंदर ये हो सकता है। लेकिन बेसिक चीज सिर्फ ये होती है कि जब भी टॉपिक लिखते हैं ना, टॉपिक बेशक आप मॉडिफाई करते रहते हैं एंड टाइम तक, लेकिन जब भी आप टाइटल लिखते हैं ना तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। उसमें पता लगना चाहिए कि आपकी जो रिसर्च है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो आपने डिस्कस की हैं। तो वो जो एक लेमैन भी पढ़े ना, कोई एक आम सा बंदा भी पढ़े जो आपके बैकग्राउंड से नहीं है, तो फिर उसको भी पता लग जाए, ठीक है। तो अब ये इस टॉपिक को थोड़ा सा खुद से मॉडिफाई करो, और आप इसमें देखो कि आपकी कहाँ पर जो है ना वो, इसमें अब आप इसको किस तरह ऐसे चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो कि पढ़ के ही पता लग जाए कि हाँ इसमें ये चीजें होंगी, और हमें सोचना ना पड़े कि हाँ इसके अंदर ये चीज होगा। तो ये आपका जो है ना यही असेसमेंट होती है, सबसे पहले यही असेसमेंट होती है। अगर एडिटर को या किसी जर्नल में भी कोई टॉपिक भेजोगे या किसी कॉन्फ्रेंस में भी भेजोगे ना, तो वो आपका टाइटल पढ़कर खुद अंदाजा लगाएंगे कि इसके अंदर ये चीज होगी। जिस तरह आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो ना पेपर के अंदर, तो पेपर में भी आप हेडिंग देते हो, तो आप हेडिंग ऐसी नहीं देते जिसमें टीचर को ये सोचना पड़े कि हम इसके अंदर बच्चे ने पता नहीं क्या लिखा होगा, क्योंकि टीचर के पास कभी भी इतना टाइम नहीं होता कि वो आपने अंदर क्या लिखा है वो पढ़े, ठीक है। तो वो आपकी हेडिंग से अंदाजा लगाता है कि आपने क्या लिखा होगा। तो ये चीज आपको एकेडमिक राइटिंग, रिसर्च राइटिंग और कुछ भी आप लिखते हो ना उसमें काम आएगी। आपकी हेडिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए, आपका टाइटल टॉपिक जो है ना वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, जिससे पता लगे कि जो है आप रीडर को बताना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो अब ये अर्बन फार्मिंग अगर सिर्फ लिख दोगे ना तो हमें नहीं पता, ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसमें आपने क्या करना है तो वो इसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो इसको मॉडिफाई करो और फिर बेशक दोबारा शेयर कर दो। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डीएनए इनसाइट्स प्रिडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन्स जीनोम डेटा। अच्छा, अब इसमें जो है डीएनए इनसाइट्स, ये आपका भी बिल्कुल जनरल टॉपिक है, ठीक है। इसके अंदर भी आपने जो है वो बिल्कुल हमें बता दिया कि ठीक है हम ये चीज डिस्कस करेंगे। आपका इसमें रिसर्च क्वेश्चन क्या है, आप पूछना क्या चाहते हो, मुझे रिसर्च क्वेश्चन बताओ जिसका आंसर आप दोगे। आप प्रिडिक्ट करोगे, प्रिडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन्स जीनोम डाटा, यानी आप ओके सॉरी, मैंने जस्ट एक दोबारा जल्दी में वन लाइनर लिखा। ऐसा है कि आजकल एक चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और डाटा साइंस के जरिए बहुत सी चीज़ें पॉसिबल हैं, हेल्थ रिलेटेड भी, मेडिकल में। तो उसमें ऐसा है कि एक रिसेंटली किसी एक बंदे ने वॉलंटरीली अपना डीएनए का सारा डाटा सेट प्रोवाइड किया और वो अपडेट कर रहा है। तो उसमें यह है कि आप इससे प्रोडिक्ट कर सकते हैं उसकी एज, मतलब पॉसिबली, बाकी तो अल्लाह को पता है, लेकिन उसकी एज, उसकी हेल्थ डिजीजेस, किस ईयर्स में उसे क्या क्या पॉसिबिलिटीज चीज़ें हो सकती हैं, और बहुत कुछ इस तरह की चीज़ें मतलब की जा सकती हैं। तो मेरा बेसिकली जो एक आप कह लेना, मुझे नहीं पता उस पर कि किस तरह से ये हो सकता है। मतलब ये एक डीएनए बेस, क्योंकि मेडिकल की बहुत सी चीज़ें हैं उसमें, डाटा सेट्स हैं, एट्रीब्यूट्स इस तरह के होंगे जिससे मुझे नहीं उसके बारे में एग्जैक्टली पता होगा। बट कि आप पर्सन के जो डाटा है उससे क्या क्या प्रोडिक्ट कर सकते हैं उसकी हेल्थ के मतलब बारे में, ठीक है। और हेल्थ हेल्थ के बारे में इस तरह से कि उसकी जो है
जिंदगी का क्वालिटी, लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव हो, ठीक है, और बहुत कुछ इस तरह जो हेल्थ से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उन पे ओवरकम किया जा सके अर्ली स्टेजेस पे। और मतलब मेरा क्वेश्चन इस में है, आई डोंट नो मैं उसे क्राफ्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं, मैं ये कहना चाहता हम्म। अच्छा, अब बेसिक जो एक चीज है, देखो अब आप लोगों का बेशक लिखने का हमारे पास चैट बॉक्स है, लेकिन उसमें भी लिखने का थोड़ा सा जो है ना वो स्टाइल बेहतर होना चाहिए, ताकि क्योंकि कम्युनिकेशन और राइटिंग ये दो मेन चीजें होती हैं जो आपकी पर्सनालिटी को डिपेक्ट करती हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसे होगी। कहीं पर आप कुछ लिख रहे हो और आप स्पेलिंग मिस्टेक कर दो तो आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा कि यार मतलब मैंने जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। अब मैंने आपसे कहा था रिसर्च क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, तो फातिमा और अब्दुल्ला अभी दो लोगों का हमने देखा है, आप दोनों के रिसर्च क्वेश्चन के अंदर मुझे क्वेश्चन मार्क ही नजर नहीं आया। तो राइटिंग में क्या ये चीज आप लोग खुद बताओ एक्सेप्टेबल है? क्या ये चीज जो है वो एक्सेप्टेबल है कि आपने जो इतना मेजर एरर जो है ना वो आप लोग कर रहे हो, ठीक है? तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसको जो है बस इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कोविड-19 एंड वैक्सीनेशन। और हमने इसमें ठीक है, कोविड-19 एंड वैक्सीनेशन ये आपका टॉपिक है। टॉपिक जो है वो इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। उसके बाद कॉजिंग फैक्टर्स ऑफ रिलक्टेंसी टुवर्ड्स वैक्सीनेशन, हाउ टू कम्बाट देम। ठीक है, अब इसमें आप क्या करोगे कि आप एक तो फैक्टर्स देखोगे कि कौन कौन से हैं, और फिर उसके बाद जो है उसमें क्या क्या रिलक्टेंस है, ठीक है, और क्या क्या हम किस किस चीज में लैग करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम इनको कैसे सॉल्यूशंस भी देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रॉपर है, लेकिन ये आप अगर इसको भी इस वे में लिखते ना कि व्हाट आर द फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स के किस किस में, व्हाट आर द फैक्टर्स या व्हाट आर द थिंग्स जिसमें जो है in which we feel reluctant, या what are the drawbacks in vaccination, या इस तरह से करके आप लिखो, या what are the solutions, या what are the areas, या what are the possible solutions to combat दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसको बस इस तरह से करके अगर क्वेश्चन मार्क लगा के और इस तरह से करो तो शायद थोड़ा सा बेहतर। कोई बोलना चाह रहा है? मैम मेरा इसमें एक कंसर्न है, क्वेश्चन लिखते टाइम आई वाज थिंकिंग कि क्वेश्चन लेंथ की कोई लिमिटेशन होती है कि आपको सिर्फ इतनी लिमिट तक क्वेश्चन डिजाइन करना चाहिए, या फिर आप फ्रीली जितना मर्जी लंबा क्वेश्चन लिख सकते हैं? एक्चुअली उसको कंसीडर करते हुए मैंने इसको थोड़ा प्रिसाइज रखा था। क्वेश्चन सिर्फ इतना होना चाहिए जितना आप आंसर कर सको। एक ह्यूमन नेचर है ना, आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस जो है वो उनको आंसर कर भी नहीं सकते। आपको अगर कहा जाए कि कॉजेज भी बताओ, फैक्टर्स भी बताओ, और क्या क्या किन किन चीज़ों में हम रिलक्टेंट हैं वो भी बताएं, और किन किन चीज़ों में जो हमारे ड्रॉबैक्स हैं वो भी बताएं, साथ में ये भी बताएं कि हम उनको कम्बाट कैसे करेंगे, सोल्यूशंस भी बताएं। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। रिसर्च थीसिस के अंदर एक्सेप्टेबल हैं, थीसिस के अंदर आप एक्सेप्ट इसको कर सकते हो, लेकिन रिसर्च पेपर के अंदर ना जितना मिनिमम रखोगे ना उतना ही होगा। क्योंकि मैं आपको एक जो है मेरे एक दफा सुपरवाइजर ने बताया था कि आपका जो थीसिस होता है ना, जो आप बीएससी एमएस में करते हो, उस बीसिस उस थीसिस के जो 4 या 5 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, हर ऑब्जेक्टिव पर एक सेपरेट रिसर्च पेपर बन सकता है। तो अब आप इस चीज को अंदाजा लगाओ इसी चीज से कि अगर हर एक ऑब्जेक्टिव पर हम एक पूरा रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स सिंपली वही होते हैं जो आपके रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं। जो आप रिसर्च क्वेश्चन पूछते हो ना, किसी से अगर कोई क्वेश्चन पूछोगे तो आप उन्हीं चीज़ों को अपना ऑब्जेक्टिव बनाते हो रिसर्च के अंदर, और उन्हीं चीज़ों को लेकर आप आगे चलते हो फर्दर, जिस पर आपने अपनी रिसर्च करनी होती है, और वो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ना उनको आपने अचीव करना होता है। क्वेश्चंस, रिसर्च क्वेश्चंस वो होते हैं जो हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स आप उसी से जनरेट करते हो। जिस तरह इन्होंने ऊपर जो है वो अर्बन फार्मिंग का लिखा था, इसमें क्या था, असेसमेंट ऑफ, ठीक है, तो इनका जो क्वेश्चन होगा ना वो इसमें पूछेंगे तो हाउ टू असेस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, या हाउ टू असेस इन्वायरमेंटल कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, या इस टाइप की चीजें। और इकोनॉमिक का पूछेंगे तो वो इकोनॉमिक का अलग क्वेश्चन होगा। फिर आपने इसमें ये भी देखना है कि आप सारा कुछ अचीव विद इन लिमिटेशन कर भी सकते हो या नहीं, क्योंकि आपका रिसर्च पेपर उसी वक्त फ्लॉप हो जाता है जब आपने जो है एक चीज को कहा है ऊपर रिसर्च पेपर के स्टार्ट में, आपने बताया कि मेरी कंट्रीब्यूशन जो है वो ये है, मैं ये करके दिखाऊंगा, और फिर आपसे हुआ ही नहीं वो, तो आपका रिसर्च पेपर उसी टाइम जो है ना वो एग्जामिनर या जो आपका वो होता है एडिटर, वो उसको रिजेक्ट कर देता है।
तो रिसर्च क्वेश्चन की कोई लेंथ नहीं होती, लेकिन सिर्फ इतनी होती है कि जितनी आप खुद से जो है वो अचीव कर सको। एक क्वेश्चन, आप किसी से जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हो तो आप क्या उससे एक ही सवाल में सारी चीजें पूछ लेते हो? ऐसा तो नहीं होता, आप उससे आहिस्ता आहिस्ता सवाल करते हो ना। आप उससे कहते हो अच्छा मुझे यस इस मैम। क्वेश्चन का आंसर देते हैं, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो एक ही जुमले में सारी चीजें पूछ लो। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा सा मसला था। अच्छा, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें व्हाट आर सम अनफेमिलियर वेज फॉर इफेक्टिव नर्व रीजनरेशन। अच्छा, और आपका टॉपिक क्या है? हुंशा, हुंशा ही नेम है ना? यस मैम। आपका टॉपिक क्या है? मैम नर्व रीजनरेशन। ठीक है। अच्छा, और उसमें आपने क्या पूछना चाह रहे हो? व्हाट आर सम अनफेमिलियर वेज फॉर इफेक्टिव नर्व जनरेशन रीजनरेशन। ठीक है, तो यस अब इसमें आप बताओ। मैम एक्चुअली मैं ये अभी रिसर्च का बिल्कुल स्टार्ट ही है मेरी, अभी तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई। तो मैम अभी जो है बिल्कुल स्टार्ट ही है, तो मेरे माइंड में ये था कि और कौन से ऐसे मतलब मीन्स हो सकते हैं जिसके थ्रू हम नर्व को रीजनरेट कर सकते हैं। ये रैंडम सा क्वेश्चन था मेरे माइंड में, तो इसलिए बस मैंने वही पुट अप कर दिया। तो ऑलरेडी इसके कुछ वेज मौजूद हैं। यस लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं है कि जो है ना वो समहाउ 10% या 20% जो है वो नर्व रीजनरेट हो सकती है। लेकिन मैं ये चाह रही थी कि कुछ ऐसा भी हो सकता है, या कुछ ऐसे किसी ऐसी चीज के लिए भी हमें सर्च करनी चाहिए जिसके थ्रू एटलीस्ट 20-30 या जितना मैक्सिमम जो है वो हम नर्व रीजनरेट करवा सकें। एक पैरालिसिस का पेशेंट है या एक स्ट्रोक का पेशेंट है उसके लिए। अच्छा, तो अब इसमें आपको मेजर जो चीज़ है ना वो अपने रिसर्च में ये प्रूव करना पड़ेगी कि हाँ जी, जो पिछले मेथड्स हैं वो सब फ्लॉप हो चुके हैं, और वो फ्लॉप क्यों हो गए हैं। ठीक है, तो आप इसको अपने टाइटल को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इस तरह के गैजेट्स या वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। मतलब आप इस तरह की जो जिनको कहते हैं ना फ्रेजल जो सेंटेंसेस होते हैं, या फ्लावरी सेंटेंसेस जो होते हैं ना, जिस तरह के, आप उनको भी यूज कर सकते हो। जैसे कि आप यूज करो कि न्यू वेज फॉर इफेक्टिव नर्व रीजनरेशन। ठीक है, या न्यू एन अप्रोच टूवर्ड्स, या इस तरह से करके ना, तो ये थोड़ा सा फ्लावरी हो जाता है, तो ये लगता है कि हाँ बच्चे ने कुछ अच्छा सा इसमें जो है प्रेजेंट करना है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। हाउ टू फाइंड बाकी ये बेहतर है। हाउ टू फाइंड सोल्यूशन टू पेशेंट्स नॉन कंप्लेंट बिहेवियर टूवर्ड्स मेडिकेशन। अच्छा, अब ये इसमें आप पूछना क्या चाह रहे हो? ये तो मुझे सेंटेंस पढ़ के समझ नहीं आया। हाउ टू मैम फाइंड अ सोल्यूशन, हाँ आप मैम बताएं। बेसिकली द प्रॉब्लम इज नॉन कंप्लायंस टुवर्ड्स मेडिकेशन। जो पेशेंट्स मेडिकेशंस पे कंप्लायंस नहीं शो करते, जो थेरेपी अपनी पूरी नहीं लेते या आधी थेरेपी लेके फिर छोड़ देते हैं, स्पेशली एंटीबायोटिक्स के केस में, तो उस चीज को हम किस तरह काउंटरएक्ट कर सकते हैं थ्रू इनोवेटिव वेज। हमारे पास पहले भी बहुत सारे वेज मौजूद हैं कि हम पेशेंट का फॉलो अप करें या हम सर्वे करें ये देखने के लिए कि कितने पेशेंट जो है वो कंप्लायंस शो कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई इनोवेटिव वे नहीं है। फॉर एग्जांपल हम किसी गेम के थ्रू पेशेंट को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो जो है जब अपनी थेरेपी कंप्लीट करेगा तो वो इस गेम के इस लेवल पे पहुंच जाएगा, या कोई इस तरह की चीज। तो इस तरह डिफरेंट इनोवेटिव सॉल्यूशंस हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं टू काउंटरएक्ट दैट नॉन कंप्लायंस बिहेवियर। तो अच्छा, अब इसमें ये है कि क्वेश्चन बहुत बेहतर है कि आपने सोल्यूशन फाइंड करना है कि किस तरह से आप ये बिहेवियर जो है पेशेंट्स का उसको बेहतर कर सकते हो। तो ये जो है लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज जो है वो एडिशन होनी चाहिए। वो बस ये है कि आपको ना जब आप इस तरह से कहते हैं ना कि हम जो है इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, तो फिर आपको ना वो चीज प्रूफ करके भी दिखानी है। तो फिर आपको माइंड में पहले से सोचना पड़ता है कि इसका सोल्यूशन होगा क्या। मतलब मैं अगर ये चीज साबित करना चाहती हूँ तो इसका सोल्यूशन होगा क्या, आपको अब खुद पता होगा। या ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो, आपको भी नहीं पता कि इसका सोल्यूशन, और मेजर जो मतलब जो ऑलरेडी मौजूद हैं, आप कोई न्यू बताओगे तो आपको वो न्यू पता होना चाहिए। तो आपको खुद को आइडिया है कि न्यू क्या होगा? मैम मेरे माइंड में हमने एक गेम के बारे में, लाइक ये मेरा थर्ड ईयर का एक रिसर्च पेपर हमने लिखा था। वो जस्ट हमने जनरल लिखा था, उसको पब्लिश कराने की, लाइक उसके उसके लिए नहीं लिखा था, वो जस्ट एक हमारी असाइनमेंट थी।
उसमें हमने एक गेम की लाइक उसमें रिकमेंड किया था कि उसके थ्रू हम जो है वो गेमिफिकेशन के थ्रू हम कंप्लाइंस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक पूरा प्रोसीजर था उस गेम का कि वो किस तरह से हम कर रहे थे। तो लेकिन ये है कि हमने क्योंकि वो इम्प्लीमेंट नहीं करवाया तो उस लेकिन हमने एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। मतलब उसके आउटकम्स क्या होंगे उस गेम के, वो तो एक अलग एक क्वेश्चन बन जाता है कि अगर हम उसके बारे में बात करें तो। इसका मतलब है कि आपको पता है कि आगे कि हमने क्या देना है और क्या आपका जो है। लेकिन एक चीज होती है, आप सबको मतलब ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये जो है पूरे पाकिस्तान का ही मेजर इशू है और शायद सारी ही डेवलपिंग कंट्रीज का इशू हो कि हमारे पास सॉल्यूशंस बहुत ज्यादा होते हैं। हम सबके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है टू द प्रॉब्लम, लेकिन मसला इम्प्लीमेंटेशन पे आता है। इंटरनेशनली जो रिसर्चेज होती है ना, वो रिसर्च करते ही उस टाइम है जब भी उनको कोई इशू आता है, वो रिसर्च करवाते हैं और फिर वो इशू रिजॉल्व होता है उस रिसर्च के, क्योंकि रिसर्च का मकसद ही यही है ना कि आप कोई चीज, आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आओ। तो अब अगर जो है हम सोल्यूशंस तो लेकर आते हैं, लेकिन बात ये है कि उसको एक्नॉलेज करवाना और फिर ये कि ये सोल्यूशंस हम किसी को दें और वो हायर अथॉरिटी तक पहुंचे और वो उसको इम्प्लीमेंट भी करवाए। तो ये इस चीज में हम लोग भी थोड़ा लैग करते हैं और शायद पता नहीं ये हालात बेहतर होंगे या कब होंगे। लेकिन ये अवेयरनेस पे बेस करता है ना। आप जब भी कोई रिसर्च करो या आप जब भी कोई इनोवेटिव आइडिया लेकर आओ तो कोशिश किया करो कि आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे जाके उसको एक्नॉलेज जरूर करवाओ। क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर लोग पढ़ते नहीं है या ज्यादातर लोग जो है वो सोशल मीडिया की चीजों पे बिलीव रखते हैं। बात सिर्फ इतनी सी होती है कि आपकी एक चीज जो आपने पीस ऑफ राइटिंग लिखा है और अगर आपने किसी चीज का सोल्यूशन दिया है तो वो लोगों तक पहुंचे और लोगों को पता चले कि हाँ यहाँ पर भी काम होता है, यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो काम करते हैं। तो ये एक मेजर चीज होती है कि आपको जो है ना इम्प्लीमेंटेशन का ही तो इशू है कि यहाँ पर कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं होता। लेकिन अगर आप उसको एक्नॉलेज करवाते हो, किसी को लोगों को जाकर बताते हो कि हाँ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मौजूद है और मैं आपको सोल्यूशन देती हूँ, तो फिर वो इंशाल्लाह ताला आपका फिर वो लोग उस पर यकीन भी करते हैं और उसको करते हैं। कभी भी अपना रिसर्च वर्क जाया नहीं करना, कभी भी नहीं। क्योंकि आप लोग वो लोग हैं जिनको जिनको पता है लिखने की अहमियत का पता है। और जो है आपको ये भी आइडिया होगा कि हमने अगर कोई काम ऐसा किया है इतनी मेहनत से तो हम उसको रिकॉग्नाइज करवाएं। फिर वो आप किसी छोटे लेवल पे करवा रहे हो या बड़े लेवल पे करवा रहे हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, आप कहीं पर भी करवाओ, लेकिन उसको जरूर जो है ना कहीं रिकॉग्नाइज करवाने की जरूरत होती है। उसको जाया नहीं करना कभी भी। यस मैम। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हाउ क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू चेंज द वे ऑफ लाइफ इन फ्यूचर। ठीक है, क्लाइमेट चेंज जो है वो आपकी लाइफ को कैसे चेंज करेगा फ्यूचर में, ये आपका रिसर्च क्वेश्चन है। अच्छा, अब अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज जो है ना वो सिर्फ एक सिंगल चीज नहीं है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के अंदर बहुत सारी डायमेंशंस आती हैं। आप क्लाइमेट चेंज के अगर जो है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ सिंगल फिनोमिना, वो सिर्फ एक, उससे एसोसिएटेड बहुत ज्यादा चीजें हैं, बहुत ज्यादा चीजें हैं जिनको अब ये डायमेंशन बहुत बड़ी हो जाती है। अब अगर आप कहना चाहो ना क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या चीजें हो रही हैं, एमन आप माइक ऑन कर लो। जी आयशा, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या चीजें हो रही हैं वो आपको खुद पता होगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे टेम्परेचर में चेंजेस आ रही हैं, हमारी जो है वो जो वेदर है उसकी बहुत स्पेयर कंडीशन हो रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट जनरेट बहुत ज्यादा हो रही है और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और ये सारी चीजें। तो ये बहुत ज्यादा फ्लड्स आते हैं और फिर फ्लड्स की वजह से ड्राउट्स और ये सारी चीजें होती हैं। तो क्लाइमेट चेंज के बहुत ज्यादा जो है ना वो आप इज गोइंग टू, अच्छा आपका टॉप वो क्या था क्वेश्चन, हाउ क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू चेंज द वे ऑफ लाइफ इन फ्यूचर। तो वो बेसिकली कैसे चेंज करेगा? मेरा क्वेश्चन जो टॉपिक ऑफ रिसर्च है वो मैं ये कहना चाह रही थी कि हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा तब्दीलियां आ रही हैं, जो आपने मेंशन भी की है कि वेदर में चेंज आ रहा है, एनवायरनमेंट में जो है वो चेंज आ रहा है, हीट स्ट्रोक्स बढ़ रहे हैं। हीट स्ट्रोक्स का इतना ज़्यादा इशू कभी भी नहीं रहा था पाकिस्तान में, लेकिन अब हम देख रहे हैं कराची में बहुत ज़्यादा हो रहा है, ओवरऑल मतलब लाहौर में, इस्लामाबाद में, इवन साउदर्न पंजाब। तो बेसिकली
माय क्वेश्चन इज कि लाइफ विद इन द 30 years क्लाइमेट चेंज के साथ किस तरह से होने जा रही है और हम किस तरह से उसको जो है सरवाइव करेंगे। जैसे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, अगर हम उनकी बात करें तो वो थे ही इसी चीज के लिए कि आप अपने जो है प्लानेट को रिस्टोर करो टू इट्स नॉर्मल कंडीशन। तो वो क्लाइमेट चेंज का जो मेरा सवाल था वो है ही इसी चीज के ऊपर कि अब आपका जो ये हाल हुआ है प्लानेट का और आपके क्लाइमेट का, तो अगले 30 साल में आप इसको किस तरह से कोप करने वाले, लाइफ को किस तरह से लेके चलोगे। तो अब आप इसमें किसकी लाइफ की बात करोगे? आप ह्यूमन की बात करोगे या आप जो है वो रिगार्डिंग ह्यूमन एक्टिविटीज, आई एम कंसर्न अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज। जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हम करते जा रहे हैं, हमने अपने हीट आइलैंड्स बना दिए अपने जो है सिटीज़ को। बेसिकली मैं उसी चीज़ की बात कर रही हूँ ना। अब आप देखें कि हीट स्ट्रोक्स का कितना ज़्यादा कराची में इशू हुआ था, तो अब विद विद एवरी पासिंग ईयर वो चीज़ बढ़ रही है, वो कम नहीं हो रही। आप देखें इस दफ़ा गर्मियाँ कितनी ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो अब हमारी क्या चेंजेस होंगी? आइदर वी स्टिल वांट टू फॉलो आवर रूटीन जिस तरह से हम डैमेज दे रहे हैं प्लानेट को, या हम वाकई अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ आना चाहते हैं और अपने आप को जो है वो सर्वाइवल की तरफ लाना चाहते हैं। तो इसमें जो बेसिकली जो एक चीज होगी वो अडेप्टेशन की होगी कि हमने किस हद तक इसको अडेप्ट कर लिया है और फिर आगे हम फ्यूचर में क्या करेंगे क्या करेंगे। ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। लेकिन बस एक छोटा सा मशवरा है इसमें, बस वो ये है कि क्लाइमेट चेंज ना बहुत बड़ी एक जो है वो डाइवर्स टॉपिक डायमेंशन होती, हाँ बहुत बड़ी डाइवर्स होती है। तो उसको विद इन अ रिसर्च पेपर जो है ना वो पूरा उसको लेकर चलना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जी जी। तो बस उसमें ये होता है कि आप किसी एक एस्पेक्ट को जो है ना वो कर लो। जिस तरह क्लाइमेट चेंज की वजह से जिस तरह आपने इसमें लिखा है कि वे ऑफ लाइफ, मतलब हमारी लाइफ किस तरह से चेंज होगी, तो उसमें सिर्फ आप ना एक एस्पेक्ट को डिस्कस करो कि हमारी लाइफ की एक्टिविटीज किस उसमें चेंज होंगी। या तो आप हमारी डेली रूटीन की बात कर रहे हो, या आप हमारी ट्रैवलिंग की बात कर रहे हो, या आप हमारी जो है वो रहने के तरीके की बात कर रहे हैं, या आप हमारी कौन सी ऐसी चीज है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं। तो वो बस एक एस्पेक्ट डिस्कस हो सकता है एक रिसर्च पेपर के अंदर। ठीक है। तो बस ये बात है। अच्छा, आगे हाउ कोविड इज इंक्रीजिंग मेंटल इलनेस। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है कि इसमें जो है कोविड जो है वो मेंटल इलनेस को किस तरह से इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, तो फिर इसमें जो है वो आप इसको किस तरह से, इसका टाइटल क्या होगा मरियम? जी, मैं इसमें यही बोलना चाह रही हूँ कि विद टाइम, जैसे हम कोविड में हम लोगों ने इतना टाइम गुजारा है, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर, तो उसमें मैं ये देखना चाह रही हूँ कि लोगों की मेंटल हेल्थ किस हद तक अफेक्ट हुई है। लाइक उनकी जॉब्स चली गई हैं, लोगों के पास लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा आ गई हैं, वो मूव नहीं कर सकते। मतलब इस टाइम में हम लोगों ने सोशल मीडिया का यूज बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है। सोशल मीडिया के यूज़ करने से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली और बहुत से इफेक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। तो मैं उस चीज़ को देखना चाह रही थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब मेंटल इलनेस से आपकी क्या मुराद होगी कि साइकोलॉजिकल लाइक इश्यूज कौन से? हाँ जी, एग्जैक्टली, लाइक डिप्रेशन और एंजाइटी में लोग किस तरह जा रहे हैं, और ठीक है, वेदर तो वो इस आप चीज़ को एक्नॉलेज कर भी रहे हैं या नहीं। तो आप में आपकी भी इसमें जो है ना डायमेंशन सिर्फ एक होनी चाहिए, वो ये कि मेंटल इलनेस के या तो आप कॉजेज बता दो, या फिर जो है आप ये बताओ किस वजह से हो रही है। जो है कोविड तो आया, बेशक आया, लेकिन आपने फिर लॉकडाउन लगाया और फिर उसके बाद जो है वो आपकी क्या क्या साइकोलॉजिकल इसमें इश्यूज हैं अब। आई गेस इनडायरेक्ट कॉजेज ज्यादा आएंगी मेरे ख्याल से, क्योंकि डायरेक्ट तो कोविड को तो हम उसके रीजन नहीं बता सकते। कोविड की वजह से जो इफेक्ट्स आए और उन्होंने जाके फिर कंट्रीब्यूट किया मेंटल इलनेस में। कोविड को कंट्रोल करने के लिए जो हमने लॉकडाउन लगाया और हम्म। हमने जो तो उसकी वजह से मेंटल इलनेस के ज्यादा इश्यूज आए। और कुछ लोगों को वैसे ही क्योंकि आप जो जिस तरह बात कर रहे थे सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पे अजीब अजीब एग्जैक्टली। सी बातें पढ़कर भी लोगों को होता है कि मेंटल इश्यूज जो है वो होना शुरू हो जाते हैं, बल्कि एंजाइटी होना शुरू हो जाती है कि ये किस तरह की बातें हमने कंपैरिजन पढ़ की ली हैं। सिचुएशंस बहुत ज्यादा, एग्जैक्टली कंपैरिजन की सिचुएशन बहुत ज्यादा बड़ी है मुझे लगता है। तो आप इसमें बेसिकली डिस्कस करोगे साइकोलॉजिकल इश्यूज कोविड की वजह से, ये बिल्कुल ठीक है। जी जी। अच्छा,
थैंक यू। ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। टॉपिक आपका है मेंटल हेल्थ। बस ये टॉपिक है। रबिया, ये टॉपिक इम्प्रूव करने की जी जरूरत जी, है। मैंने नीचे इसका क्वेश्चन भी डाला है, वो मुझसे जो है ना गलती से मैसेज सेंड हो गया था, तो नीचे मेरा इसका क्वेश्चन भी है, वो शायद नीचे होगा, आपको लिंक पे मिल जाएगा। हाउ टू एंड द स्टिग्मा अटैच्ड विद जी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड नॉर्मलाइज थेरेपी। जी जी, ये वाला। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से आप जो है हाउ टू एंड स्टिग्मा अटैच मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से जो आपको इश्यूज होते हैं उनको किस तरह से नॉर्मलाइज करना है, कितने नॉर्मलाइज थेरेपी के थ्रू, ये हाँ कहना जी, चाह मेरा रहे ये हाँ जी, मेरा ये कि जो हमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, जब हम किसी से ये बात डिस्कस करते हैं अपने घर वालों से या बाहर, तो वो नॉर्मली इसको एसोसिएट नहीं करते, वो कहते हैं नहीं नहीं तुम्हारा दिमाग ठीक है, ऐसी नहीं कोई बात, कोई और मसला होगा। और जब हम थेरेपी पे जाने की बात करते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, तो वहाँ पे भी हमें इनकरेज नहीं किया जाता। तो मैं ये चाह रही हूँ कि इसमें मतलब मेरा सवाल यही है कि कैसे इसको नॉर्मलाइज किया जाए और प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस किया जाए जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है कि आपकी मेंटल हेल्थ की भी सारी प्रॉब्लम्स इसके अंदर आपको डिस्कस करनी पड़ेंगी कि जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो प्रॉब्लम्स, या तो आप सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्कस करो या फिर आप सिर्फ कॉजेज डिस्कस करो, तो इसमें ये होगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आगे आते हैं। Encroachment, what type of encroachments are prevailing in Pakistan and which parts of country, this issue is intense and why? ये आपका इतना बड़ा रिसर्च क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन होगा आपका, या तो एक जो है वो ठीक है, आप इंक्रोचमेंट में करना चाह रहे हो रिसर्च, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस बात इतनी सी है कि व्हाट टाइप ऑफ इंक्रोचमेंट आर प्रिवेलिंग इन पाकिस्तान, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आप किस जगह पर, मतलब विच पार्ट्स ऑफ कंट्री, तो ये आपका अगला क्वेश्चन होगा कि किस पार्ट में इंक्रोचमेंट हो रही है। और तीसरा फिर आपका क्वेश्चन होगा कितनी इंटेंस है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। और चौथा ये होगा कि क्या क्या वजह है जिसकी वजह से, वाई, ठीक है। तो ये आपका लास्ट, मतलब ये कि आपने 4 क्वेश्चन इसमें लिख दिए हैं, ठीक है, तो ये 4 फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स भी बन सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अच्छा आप एक काम करते हैं कि नमाज ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा, बल्कि ये 2 ही रह गए हैं, पहले इनको 2 को देख लेते हैं फिर। नहीं नहीं, बोर नहीं हो रहा कोई भी। अच्छा, अगर बोर भी होने वाले कोई इश्यूज हों तो वो भी आप लोग जो है वो कह सकते हैं, लेकिन हम फिर नमाज ब्रेक लेकर और फिर दोबारा इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये आपने इसको इम्प्रूव किया है, टाइटल असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल्स ऑफ एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक। हाँ, अब ये थोड़ा बेहतर है, थोड़ा बेहतर है ये। अच्छा, और उसके बाद जो है ना लास्ट जो है ना वो आपका है, ये टॉपिक है गार्डन सिटी थ्योरी, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बन रूरल एस्पेक्ट्स इन प्लानिंग, गार्डन सिटी थ्योरी। अच्छा, ये तो थ्योरी है, तो आपका ये टॉपिक तो नहीं हो सकता। अगर ये थ्योरी ऑलरेडी मौजूद है तो ये आपका टॉपिक कैसे हो गया। आप या तो ये बताओ कि गार्डन सिटी, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स डिस्कस्ड इन गार्डन सिटी थ्योरी, या व्हाट आर द पोटेंशियल्स, या फिर आप उसको कैन बी इम्प्लीमेंट गार्डन सिटी थ्योरी इन आवर सिटीज, या जो है वो आपकी एग्जिस्टिंग सिटीज में आप उसको गार्डन सिटी थ्योरी को जो है वो करवा सकते हो इंडल्ज या नहीं। तो ये इस टाइप का कुछ आपका होगा टॉपिक, ये इस तरह से नहीं होता बेटे। ये बिल्कुल जो है ना वो हो जाता है कि तो मतलब आप उसको ओपन एंडेड, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बन एंड रूरल एस्पेक्ट्स इन प्लानिंग, और ये जो ठीक है, आप इसमें आप पूछना ये चाह रहे हो कि अच्छा अब ये जो टॉपिक होता है ना रिसर्च क्वेश्चन होता है, ये टॉपिक की तरह का ही होना चाहिए, मतलब जो टॉपिक है आपका रिसर्च क्वेश्चन उसी से रिजेंबल करना चाहिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल अर्बन रूरल एस्पेक्ट्स इन प्लानिंग, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस वो रेजोनेट नहीं करता आपके टॉपिक से, बस इसमें ये थोड़ा सा इश्यू है, बाकी क्वेश्चन ठीक है। अच्छा, कोई कुछ कहना चाहता है।
अब हम एक काम करते हैं कि नमाज ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। आप लोग मीटिंग एंड कर दें, लीव कर दें, बेशक लीव कर दें, और फिर आपको नया लिंक सेंड कर देंगे नमाज की ब्रेक के बाद।